बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज की नशिस्त में हम मुल्क की सियासत, मईशत और खारजा उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। बिलखसूस ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद सियासी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि 21 अप्रैल को 21 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानी है उसको मुस्तरद कर दिया है, जो तशद्दुद और इदारों के खिलाफ बुना गया है। जबकि उन्होंने कहा कि खारजा उमूर में पाकिस्तान जो पहले तनाई का शिकार था, अब ऐसा सूरत नहीं रही। जाहिर बात है, पिछले हफ्ते सऊदी वज़ीर खारजा आला सतही वफ्द के हमरा पाकिस्तान आए थे और इस वक्त जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी साहब दौरा पाकिस्तान के सिलसिले में कराची शहर कायद में मौजूद हैं। उनकी मसरूफियत के हवाले से भी प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे और जो उसमें अहदाफ मुकर्रर किए हैं, 8 मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। फिर उनका पाकिस्तान ईरान जो पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप है उनसे मुलाकातें हुई। आज लाहौर में बड़ा मसरूफ़ दिन गुजारा, कराची में इस वक्त उनका मसरूफ़ दिन गुजर रहा है, तो इस हवाले से भी अता तारड़ साहब ने बात की। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो ज़िमनी इलेक्शन है उनके नताइज को मुबैना धांधली का इल्ज़ाम लगाकर मुस्तरद कर दिया गया है और रवां हफ्ते जुम्मे को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया है। मईशत की बात करें तो आज कौमी असम्बली में वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे पॉलिसी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा, आपके इल्म में है वो अमेरिका में मौजूद थे जहां उनके IMF और आलमी बैंक के नुमाइंदगान से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को रवां हफ्ते IMF की जानिब से जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट की आखिरी किस्त थी $1.1 अरब की, वो मिल जाएगी। IMF के प्रोग्राम में दोबारा पाकिस्तान जा रहा है। ताहम उन्होंने कहा कि जब तक हम अपने पावर सेक्टर में इस्लाहात नहीं करेंगे, चाहे उसकी निचकारी है या उसमें इस्लाहात हैं, FBR में टैक्स वसूलियों में इजाफा नहीं करेंगे, 9% GDP के साथ हम नहीं मुल्क को चला सकते। इसके अलावा दीगर जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं उनमें जो बहुत ज्यादा खसारा उठाना पड़ रहा है, उनके हवाले से फैसला ये पार्लियामान मिलकर नहीं करेगा तो समाजी बहबूद के लिए जो फंड्स इकट्ठे किए जाते हैं उसमें इजाफा नामुमकिन है। उन्होंने कहा, IMF प्रोग्राम आपको इस्तेकाम देता है। हमारी जो रवां माली साल ज़र मुबादला के ज़खायर है वो 9 से 10 अरब डॉलर हैं जो मुस्तहकम है, लेकिन ग्रोथ नहीं हो सकती। ग्रोथ के लिए हमें अपने आपको एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा। IT के हवाले से उनकी प्रेडिक्शन थी कि 3.3 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स होगी, जो पिछले साल की निस्बत इसमें इजाफा है। दीगर सेक्टर्स में भी हमें तवज्जो देने होगी, इस पर बात करेंगे। 3 अहम नुकात हैं जिनमें गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले से में हमें ज्वाइन किया है ज़ैन कुरैशी साहब ने। आप मेंबर कौमी हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और चेयरमैन PTI की जानिब से नामजद इनके पार्लिमानी लीडर हैं। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैन कुरैशी साहब, PTV प्रोग्राम सजते में आने का। हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहबा, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा है। TVU लिंक पे आपका बहुत शुक्रिया मैडम कि आपने वक्त दिया और हमारे दौरान प्रोग्राम PMLN के नुमाइंदे से भी हम गुफ्तगू करेंगे। ज़ैन कुरैशी साहब, आपसे सर गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। मैं चाहूँगा चूँकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ख़जाना भी रह चुके हैं और ज़ाहिर बात है सियासत के साथ मईशत को भी बड़ा अच्छी तरह समझते हैं। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज के हवाले से तो आप लोगों का बयान सामने आया है, आप लोगों ने जुम्मे से मुल्कगीर एहतजाज की ऐलान की बात की है। अता तारड़ साहब का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी कि 21 अप्रैल को आपके बयानियों को मुस्तरद किया गया, उस हवाले से जरूर बताइएगा कि वोटर भी उस तरह नहीं निकले। दूसरा जो वजीर खजाना ने बात की है, मैं उस पर भी आपका कमेंट चाहूँगा कि उन्होंने उमर अयूब साहब जो कायदे इसमें इख्तलाफ है उनके हवाले से भी कहा कि आप भी तजवीज़ दीजिएगा कि जो तवानाई का सेक्टर है, क्योंकि वो वजीर भी रह चुके हैं, इसमें इस्लाहात करनी है। जो हमारे डिस्कोज हैं, लाइन लॉसेज है, उसके लिए क्या निचकारी की जाए, साथ में स्टेट ओन इंटरप्राइजेस। तो मईशत, सियासत और खारजा, चूंकि आपने बताया प्रोग्राम से पहले कि आप लोगों की भी मुलाकात हुई ईरान के सदर जो आए हैं डॉक्टर इब्राहिम रईसी साहब, तो इस हवाले से अब आपकी क्या राय, कैसे आगे बढ़ा जाए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने बड़े अरसे के बाद प्रोग्राम में आपके आने का मौका मिला है। सर, जहाँ तक तो तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है और उनके जो बयानी के मुस्तरद होने की बात है, तो बयानिया एक ही मुस्तरद हुआ था और वो 9 मई का बयानिया मुस्तरद हुआ था। 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान के मौक़िफ़, इमरान खान के जो कैंडिडेट्स थे जिनसे निशान भी ले लिया गया, किसी ने जूते के निशान पे, किसी ने बैंगन के निशान पे, किसी ने चिमटे के निशान पर वोट लड़ा। पाकिस्तान के अवाम ने भरपूर वोट दिया उनको। हमारे मैंडेट पे 8 फरवरी को भी डाका डाला, हमारे मैंडेट पे उन्होंने रिजर्व सीट्स में भी डाका डाला और 21 तारीख को जो इलेक्शन हुआ है उसमें भी मैंडेट के ऊपर डाका। आपने कहा वोट दिए तो फिर डाका कैसे डाला 8 फरवरी को? आपने कहा मुख्तलिफ निशानों पर वोट दिए, अवाम ने हमें मुंतखब किया और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की कहानी चली आपके सामने है। शाम 5 बजे 8 फरवरी को
कुछ कोई इलेक्शन जीता था 9 फरवरी को रिजल्ट कुछ और निकल आया, आपके सामने है वो। हम आज भी कहते हैं कि 80 से ज़्यादा ऐसी सीटें कौमी असेंबली की अगर फॉर्म 45 से रिजल्ट टेबुलेट किया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाती है। उसी तरीके से रिजर्व सीट्स पे ये वही कहानी डली, हमें हमारे हिस्से की रिजर्व सीट्स ना दी गई। और 21 तारीख को आप कहते हैं इलेक्शन हुआ, मैं समझता हूँ 21 तारीख को तो उसको इलेक्शन कहना भी ज्यादती होगी। जिस किस्म की धांधली 21 तारीख को की गई है, मेरे ख्याल से एक नया लफ्ज़ ईजाद करना पड़ेगा, ये धांधले से भी कोई बड़ी चीज़ हुई है। तो फिर फैसल अमीन साहब में आपके जो नाकदीन हैं, ज़रबत शर्मिला साहब कहेंगी, जैन साहब क्या वजह है कि आप जीत जाते हैं मुल्तान से, फैसल अमीन गंडापुर साहब जीत गए, बाजोड़ से आप लोगों के नामजद उम्मीदवार नहीं जीते, लेकिन जो जीते हैं वो भी आप लोगों के रहनुमा थे, उनके भाई हैं जो जिनका मर्डर हो गया था। आप वन ऑफ स्पिक कर रहे हैं ना। अच्छा। आप होलिस्टिकली देखें मुल्क के अंदर, अगर आप मुझे बाजोड़ की एग्जांपल देंगे तो फिर मैं आपको गुजरात की एग्जांपल दूंगा, फिर आपको वजीराबाद की एग्जांपल दूंगा। आप मुझे ये, अगर आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं, सारी उम्र आपने भी सियासत कवर की है, पंजाब की सियासत को अच्छी तरह समझते हैं, अगर आप मुझे बताना चाह रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही को 18,000 वोट पड़े हैं और मूसा इलाही साहब को 63,000 वोट पड़ गया है, अगर आप मुझे बताना चाह रहे हैं कि चट्ठा साहब जो कि कौमी और सूबाई सीट 8 फरवरी को दोनों जीते हैं, वो 38,000 की लीड से सूबाई असेंबली की सीट जीत रहे हैं जब वो मौजूद नहीं थे। उनकी अदम मौजूदगी में उनको उसी हल्के की आवाम ने 38,000 की लीड दी। आज जब वो मौजूद भी हैं, आज जब हमारा बयानिया भी एक बना हुआ है, उनका सका भाई इलेक्शन लड़ रहा है तो वहाँ पे 15,000 से हार रहा है, तो फिर मैं आपको कहूंगा कि ये 2 और 2 4 नहीं होते यहाँ पे। आपने अब देख लिया पिक्टोरल एविडेंस, वीडियो एविडेंस मौजूद है धांधली का। आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसरों के बयान आ गए कि जी नामालूम अफराद आए हैं, 750 की कास्ट टोटल वोट है इस पोलिंग स्टेशन पे, वहां पे 900 की कास्टिंग हो गई है। वहां पर बैरिस्टर गौहर साहब गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की गुजरात के अंदर कि मैं पोलिंग स्टेशन के अंदर गया हूं, वहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर मेरे से कह रहा है कि जी 400 बंदा आया है यूनिफॉर्म और वो ये 3 डब्बे भर के रख गया, अब मुझे आप बताएं क्या मैंने इसकी गिनती करनी है कि नहीं करनी। तो ये बातें जब सामने आ रही हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि धांधली नहीं हुई। चलिए इस पे मैं शर्मिला का नुक्ता ले दूं, फिर आपसे मईशत के वाले से बात करूं। डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहबा क्या कहेंगी, जैन कुरैशी साहब ने जो नुकात उठाए हैं, वो तो कह रहे हैं कि ये कंटिन्यूएशन है 8 फरवरी उनके मुताबिक और 21 अप्रैल में जो इलेक्शन हुआ है, और उन्होंने कहा कि जो वोट पड़ा है ये बेसिकली 9 मई के खिलाफ वोट पड़ा है, जो जैन कुरैशी साहब का इस्तेदलाल है 8 फरवरी को। जी शुक्रिया अनवार साहब। देखिए बात यह है कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में अब इलेक्शंस हो चुके हैं। बाय इलेक्शन एक प्रोसेस है उन सीटों के ऊपर जहाँ पर या तो किसी ने सीट छोड़ी हो, यहाँ पर खुदा न खासा किसी का इंतकाल हुआ है, कोई डिले हुआ हो। अब इनको ये जो एक फ़ेज़ ऑफ माइंड है ना जो इनका, कि इनके साथ ज़्यादती हुई है या 9 मई के वाक़यात हैं या जो लोगों का एक वोट है इसके ख़िलाफ़ पड़ा है उसके ख़िलाफ़ पड़ा है, यहाँ पर आपने जो रिज़ल्ट्स देखे हैं उसमें भी इनकी जानिब कोई खातिर खा वोट नहीं पड़े हैं। सिंध में अगर आप देखें तो बहुत ही हज़ारों की लीड से कैंडिडेट जीता है। इसी तरीके से इनको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, दे शुड मूव अहेड ऑफ दिस फेज़ कि हम इलेक्शन मोड में हैं और हमारा इलेक्शन चोरी हुआ है। जो ये इस मोड के अंदर है ना, इस मोड से इन्हें बाहर निकल आना चाहिए। अब इस मुल्क में एक पार्लियामान है, इस मुल्क के अंदर एक सदर है, वज़ीर आज़म है, एक फंक्शनल काबीना है, चारों सूबों में हुकूमतें बन गई हैं। इनको आगे की जानिब देखना चाहिए। इनको ये देखना चाहिए कि जो भी इनको वोट पड़े हैं, जितने भी इनको वोट पड़े हैं, जितनी भी इनकी सीटें हैं, वो उनसे पार्लियामान में उनके थ्रू बैठ के ये लोगों के मसाइल किस तरह हल कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, आज मैं आपको बताऊं पार्लियामान का जो सेशन था नेशनल असेंबली का, वो लग रहा था कि कोई सेशन हो रहा है। अच्छा, कल ही की बात है कि इनके एक मेंबर आमिर डोगर साहब ने एक अच्छी बात की इन द सेंस कि जी हमें आगे हाउस को चलाना चाहिए, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने इस बात की तायद की कि यस हम भी चाहते हैं कि हाउस चले और एक मौज़ब माहौल के अंदर चले। और आज एक बड़े मौज़ब माहौल के अंदर हाउस चला जिस तरह चलना चाहिए। हाउस का बिजनेस हुआ, पहली बार लोगों के मसाइल के ऊपर बात की हमने, बात की कि किस तरह कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग कर रहा है, ओवर बिलिंग कर रहा है, बलूचिस्तान के ऊपर बात हुई, इसी तरीके से प्राइवेट मेंबर्स के बिल्स आए, ये एक अच्छा माहौल था। अब उस फेज से निकल आए इलेक्शन में, इसके खिलाफ वोट पड़े, उसके the people of Pakistan have given their vote, they have given their opinion, now move forward। जो लोग जहाँ बैठे हैं, जिस ऐवान में बैठे हैं, वहाँ पर अब आवाम की खिदमत करें, ये मकसद और मतलब होना चाहिए।
आवाम के मसाइल की बात अभी तक कोई नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर रहे आप? ये- आवाम अभी तक पिस रही है महंगाई के तले, जी, जी। गुर्बत के तले। आज भी हम IMF से लोन रीनेगोशिएट कर रहे हैं, किन शराइत पे करते हैं, क्या ठीक। टैक्स के मजीद इश्यूज आते हैं, क्या मामला इस पे आते हैं शर्मिला साहब। IMF की जो बात की वजीर खजाना साहब ने, मैं वर्क फॉर द पीपल ऑफ मैं पाकिस्तान। जरा शर्मिला जी, बीबी की जैन बात का जवाब साहब दे इसका जवाब भी देंगे। दूसरा जैन साहब, चूंकि वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मैं आपको सुन रहा था, आप भी शामिल हैं आमिर डोगर साहब के साथ, तो आप लोग भी समझते हैं कि हाउस को, आपका अपना बयानिया तो है, ज़ाहिर बात है वो तो आपका राइट है, आप जब तक उसको बरकरार, लेकिन इस हाउस को आगे चलाने के लिए कैसे ज्यादा फंक्शनल किया जा सकता है स्टैंडिंग कमेटीज के हवाले मैं से? अनवार भाई इस पे आता हूँ। जो डॉक्टर साहब आप बात कर रही हैं, मैं जो जिस जज्बे से, जिस स्पिरिट से बात कर रही हैं, मैं उसकी कदर करता हूँ, लेकिन इनके लिए बड़ा आसान है, इन्होंने बड़े कैजुअली कह दिया कि जी आपको इससे मूव ऑन करना चाहिए। हकीकत ये है कि कुछ छोटी मोटी हमारे साथ डकैती नहीं हुई है, हमारे साथ एक बहुत बड़ा मैंडेट चोरी हुआ है। हम कहते हैं, और इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना वाइट पेपर भी इशू कर रही है, हम कह रहे हैं 80 से ज़्यादा सीटें कौमी असम्बली की है जो हमारे से ली गई। उसके लिए आप ट्रिब्यूनल्स में भी गए हैं? हम उसमें हमने सारी कानूनी कार्रवाई की है। हम इलेक्शन कमीशन में गए, हम ट्रिब्यूनल्स में गए हैं, और हम इंशाल्लाह आगे जो है, अगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की स्टेज तक गई तो वहां भी जाएंगे। ओके। देखिए, हमारा जो एहतजाज है वो आइन और कानून के दायरे के अंदर रह के है। हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे जिसका आइन और कानून इजाजत नहीं देता, और ये हमारा हक है कि हम उसके मैंडेट की जो चोरी हुई है हमारी, उसकी बहाली के लिए हम आवाज उठाएं, और हम उठाते रहेंगे। अब बात आ जाती है फ्लोर ऑफ द हाउस की या हाउस के चलने की, तो हमने ये कभी नहीं कहा कि हम अपना रोल नहीं अदा करेंगे उसके अंदर। हमने ऑन द फर्स्ट डे ऑफ दिस पार्लियामेंट, असद कैसर साहब साबिक स्पीकर है हमारे कौमी असेंबली के और हमारी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने उठ के ये बात की आप थी। अगर इजाजत दें तो ब्याल नून लीग का भी मौकफ ले लेते हैं। ब्याल कैनी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, फिर अब कैनी साहब जी, का मैं वेलकम करें तो बिलाल कैनी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम अनवर साहब, खैरियत हैं? सर बहुत शुक्रिया। जैन भाई आप बात मुकम्मल करें, फिर बिलाल साहब मेरे साथ रहेगा, जैन भाई का अपना आर्गूमेंट हो जाए, फिर मैं आपसे जवाब मैं ये दूंगा। अर्ज कर रहा था कि हमारा रोल अब इस पार्लियामान में अपोजिशन का है, हम उस अपोजिशन का रोल अदा करना चाहते हैं। हमने डे वन में भी कहा था कि हम एक मुस्बत और पॉजिटिव अपोजिशन का रोल अदा करेंगे, मुस्बत और पॉजिटिव का, और हमने किया है, जिसकी शर्मिला फारूकी साहब ने भी साहिबा ने अभी निशानदेही आज की की है, तारीफ की है। क्योंकि शुरू ही काम आपसे हो रहा है ना। आपने अच्छा। पहले तो इसी चीजों में सारा गुजर नहीं, वो गया। सदर का खिताब भी हुआ था ना। नहीं तो पहले भी हुआ था, आरिफ अलवी का खिताब भी हुआ था। आप उन बातों में ना जाए ना, Tit for tat। फिर आप पिछली बातों में जा रहे हैं। ओके, ओके। मैं ये मानता हूं कि हाउस को चलना चाहिए। ओके। मैं ये मानता हूं कि हाउस का जो काम है सारा वो कमेटियों में होता है। Yes। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि सारी स्टैंडिंग कमेटीज बने, लेजिस्लेशन जो होनी है, इस्लाह जो होनी है, हमने हुकूमत को जो तनकीद करनी है या इस्लाह करनी है, वो भी हमने उन कमेटियों में ही करनी है। तो इसलिए हम स्पीकर साहब के पास हाजिर हुए थे और हमने उनसे कहा था कि जी अब अगला कदम उठाएं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनाएं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी वो कमेटी है जो फैसला करती है कि हाउस के अंदर क्या काम होना है, क्या लेजिस्लेशन होनी है, क्या गुफ्तगू होनी है, और उसके साथ साथ हमारी स्टैंडिंग कमेटीज भी बनाएं। स्पीकर साहब ने उसमें मेहरबानी फरमाई है, उन्होंने कल 2 बजे उसका इजलास रखा है, उन्होंने तमाम पार्टियों के चीफ विप्स को बुलाया है, और इंशाल्लाह उसके अंदर जो एक कोटा तय होता है उसके तहत चलिए, ये काम तो बहुत होगा। अच्छी बात है। बिलाल तो कैनी साहब, मैं सिर्फ अपनी बात को खत्म करते हुए, ये जो तासुर दिया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सिर्फ शोर शराबा करती है, गोलगोबाड़ा करती है, ये गलत बात है। ओके। हमने जहां एहतजाज करना है वहां एहतजाज करेंगे, लेकिन जहां हमारा रोल पार्लियामान में अपोजिशन का है, हम वहां पे कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल भी अदा करेंगे। बेस्ट, ये तो बहुत फेयर पॉइंट। बिलाल कैनी साहब क्या कहेंगे? सर आपने गुफ्तगू सुनी, जैन कुरैशी साहब हैं, शर्मिला फारूकी साहब हैं, बात हो रही थी ज़िमनी इलेक्शंस की भी, उस पर तो जैन कुरैशी साहब का ये इस्तेदलाल है कि हम एहतजाज करेंगे और इनके मुताबिक इन मुबैना धांधली हुई है जो 8 फरवरी को थी, उसकी कंटिन्यूशन, उनका मैंडेट चोरी हुआ है। लेकिन साथ में हाउस चलाने की भी बात कर रहे हैं और बड़ी मुस्बत बात है कि उनका, हम भी चाहते हैं कि अपना कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल अदा करें, साथ में एहतजाज भी करेंगे। तो क्या कहेंगे बिलाल साहब, इस पॉलिसी के साथ अपोजिशन चल रही है, PMLN ड्राइविंग सीट में है, आप लोग किस तरह मामलात को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? जी बिस्मिल्लाह मनवार साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए जी, मैं जैन साहब ने जो बात की है, जहां तक बाई इलेक्शन का हवाला है, आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून ने वाज़े तौर पे फतह हासिल की है, और ग्रांटेड के ज्यादातर हल्के वो थे जहां पे 8 तारीख को हमारी फतह हुई थी, उनमें फिर से वोटर्स ने हमारी जमात पर एतमाद किया। अब जो बात जैन साहब ने अभी की है असेंबली के हवाले से, देखिए मेरा ख्याल है कि अगर ये अमली तौर पे इस चीज का मुजाहरा करें तो ये खुशाइन बात है। आई थिंक यकीनन पार्लियामान में मौजूद सब फरीकैन चाहेंगे कि जल्द अज जल्द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की भी तश्कील दी जाए, स्टैंडिंग कमेटीज भी हों, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पार्लियामेंट का जो असल काम होता है या इंजन होते हैं वो स्टैंडिंग कमेटीज ही होती है। तो मैं इस बात पे इत्तफाक करता हूँ।
तो आई थिंक जिस तरह गुज़िश्ता दिनों में सेशंस में पीटीआई की तरफ से ज्यादा वहां पे मेरे ख्याल से खलल डला है असेंबली के प्रोसीडिंग्स में, आज रिलेटिवली बेहतर माहौल था जो मैंने ऑब्जर्व किया। तो उम्मीद है कि आगे इसी तरीके से हम आगे चलेंगे और जैन साहब ने जिस तरह बात की इस तरह ही पीटीआई भी आगे चलेगी। तो यकीनन आई थिंक एक बेहतर रिफ्लेक्शन होगी पार्लियामान की तरफ से अवाम की तरफ कि जिन इश्यूज के ऊपर वो एक डिस्कशन या बहस पार्लियामान के फ्लोर में स्टैंडिंग कमेटीज में चाह रहे हैं, जिस तरह की लेजिस्लेशन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो उनको होते हुए नजर आएंगे। लेकिन उस पर बिलाल साहब ज़ाहिर बात है आप गवर्नमेंट में हैं और आज भी वजीर खजाना साहब कह रहे थे कि हमें बायपार्टिसन सपोर्ट चाहिए, चाहे वो स्टेट ओन इंटरप्राइजेस की निचकारी हो, तवानाई के शोबों में इस्लाहात हो, टैक्सों में इजाफा हो। तो उस मामलात को भी आगे बढ़ाने के लिए आप भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी दर्जा हरारत को कम करना सूट करता है। सऊदी सरमायाकारी आनी है, ईरानी सदर पाकिस्तान में मौजूद है, $10 अरब की दो तरफा तजारत को बढ़ाने का अज़म है। तो उसके लिए अपोजिशन को कैसे मीनिंगफुली फिर इंगेज किया जा सकता है, क्योंकि ये तो अपने स्टैंड पे तो इस वक्त खड़ी हैं कि और जुम्मे को एहतजाज भी करने जा रहे हैं मुल्क की। जी देखिए, बात यह है कि एहतजाज ये करना चाहते हैं तो अपना शौक पूरा करें, आइन और कानून के हदूद में रहते हुए बिल्कुल पूरा करें। जहाँ तक आपने दूसरी बात की, देखिए आपने जैसे कि कहा हुकूमत अपना काम मुआशी महाज पर जारी रख रही है, चाहे वो सऊदी अरेबिया से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मामला हो, चाहे वो IMF प्रोग्राम का मामला हो, चाहे वो आगे मुल्क में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मामला हो, मुल्क की बिजली और गैस के सेक्टर्स को बेहतर करने का मामला हो, मुआशी जो हमारे स्ट्रक्चरल मसाइल हैं उनको बेहतर करने का मामला, उस पर हमारा काम जारी है। आगे जिस तरह की बात जैन कुरैशी साहब ने की है, अगर उस रवैये के साथ ये पार्लियामान के अंदर भी होंगे, स्टैंडिंग कमेटीज में भी होंगे, तो यकीनन आई थिंक इनकी तरफ से भी कंस्ट्रक्टिव इनपुट और एक आरा जिसमें बहस भी शामिल है, जिसमें अक्सर तनकीद भी शामिल होती है, जिसमें इस्लाह भी शामिल होती है, वो सब होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये किरदार अदा करेंगे और इस तरीके से इनका भी एक इसमें इस अमल में जो हमारा एक मुआश इज्तिमाई कौमी मसला है उसकी इस्लाह में इनका भी एक हिस्सा शामिल हो गया। बड़ा अहम नुकता आपने उठाया था। शर्मिला फारूकी से मैं आप किस हवाले से क्या कहेंगे? जो थैंक यू वेरी मच बिलाल साहब, आपने अपना इनपुट दिया, आप एक मसरूफियत में से निकल कर आए और आपने PMI दिया। शर्मिला साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने सुनी जैन कुरैशी साहब की बात, उन्होंने कहा हम तो चाह रहे हैं, हमारे बारे में ये तासुर ठीक नहीं है कि हम हाउस को नहीं चलना दे रहे, हम तो चाह रहे हैं कि हाउस अपना चले, लेकिन हम अपना एहतजाज भी आइन और कानून के दायरे में रिकॉर्ड करेंगे। तो आप समझती हैं कि अब आगे बढ़ना चाहिए और अपोजिशन को, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आप लोगों ने COD में तय किया था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, अपोजिशन को मिलेगी ताकि वो ऑडिट कर सकते, हुकूमत का एक चेक हो, उसकी ओनरशिप है, और इसके साथ जो और स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, फाइनेंस की बात हो रही है, फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी बनती है, डॉक्टर साहबा, हतमी तौर पर अब आगे बढ़ा जाए? देखिए अनवार साहब, बात यह है कि हमने कभी भी इस बात से इनकार नहीं किया कि इनका एहतजाज आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन वो आइन और कानून के मुताबिक हो नहीं रहा था ना। असेंबली में गालियां देना आइन और कानून के मुताबिक नहीं है, असेंबली में बाजे बजाना आइन और कानून के मुताबिक नहीं है, असेंबली में हल्लड़बाजी करना, रूल्स ऑफ बिजनेस की बुकें फाड़ना, आइन की किताब फाड़ना, ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। ये किस आइन की बात करते हैं? ये पिछले जब से ये असेंबली 29 फरवरी से ये असेंबली शुरू हुई है, हमने हलफ लिया है, अच्छा, उससे लेके कल तक इस असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद वालों ने सिर्फ हल्लड़बाजी की है, बदतमीज़ी की है, हाउस का बिजनेस नहीं चलने दिया है और ना जाने क्या क्या। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। बहरहाल बेटर सेंस प्रिवेल्ड यस्टरडे, और इनके मेंबर, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि उन्होंने कहा कि जी कुछ हालात में बेहतरी आनी चाहिए, और आज बतदरीज हालात में बेहतरी थी। तो आइन और कानून के मुताबिक अगर आप अपनी लीगल प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, जो कि अगर आप पिटिशंस में जाएं या जो आप कानूनी चारागोई यूज़ करें, उसमें किसी को एतराज़ नहीं है। पार्लियामान में भी खड़े होकर आप अपना एहतजाज एक मौज़ब और पार्लियामानी तरीके से करें, इसमें कोई किसी को कबाहत नहीं है। लेकिन जो ये कर रहे थे वो किसी भी कानून या आइन की किताब में नहीं लिखा था। सो माजी में जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक था, वो अक्कासी करता है कि अनफॉर्चुनेटली इनका माइंडसेट क्या है, ये चाहते क्या हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि शायद इन्होंने कुछ सीखा, शायद कुछ ये समझ गए हैं, शायद उनको कोई समझ आ गई है कि आइन और कानून की पासदारी किस तरह की जाती है।
ठीक। और मैं समझती हूँ ये अकल थोड़ी इस वजह से आई है क्योंकि इनके 2 मेंबरान को स्पीकर ने बदतमीजी और गालियाँ देने के उस पर सस्पेंड कर दिया था, जो फिर वापस और ले कल लिया जब था। इन्होंने लचक दिखाई और इस बात का एतराफ़ किया कि हाउस को अच्छी तरह चलना चाहिए, तो फिर स्पीकर ने मोशन भी पुट किया उसमें कि वो सस्पेंशन हम वापस ले लेते हैं, और हाउस ने उसे अप्रूव किया। तो मैं समझती हूँ कि इनको बहरहाल समझ आ गई। बात यह है कि आगे देखते हैं जैन साहब के पास तरीके से इनका क्या रवैया जी। जैन साहब, अब मैं चाहूंगा उस पर भी जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ये जो रिफॉर्म्स की बात हो रही है। मैं उस पर भी करता हूँ, लेकिन पहले जो शर्मिला भी बात करी है इस पे आ जाते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं रिकॉर्ड पे ये करूंगा कि मैं कभी भी इस चीज़ के हक में नहीं रहा कि हुल्लड़बाजी होनी चाहिए, शोर शराबा होना चाहिए, और मैं कभी भी इसका सपोर्टर नहीं रहा। लेकिन मैं उनमें से भी नहीं हूं जो टेट फॉर टैट करे और इनको मैं माजी सिखाना बताऊं कि ये लोग जो अपोजिशन में थे क्या करते थे, आगा रफीउल्लाह साहब ने तब क्या किया, दीगर ने क्या किया, अता तारड़ साहब जो पंजाब असेंबली में गए उन्होंने क्या किया आइन की किताब के साथ उठाकर। तो आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। तब भी गलत हुआ, अब भी गलत हुआ। जहां तक शर्मिला भी बात करी ना आइन और कानून की, तो हम अगर एहतजाज कर रहे हैं तो आइन और कानून आप पर भी लागू होता है। Obviously. अब अगर आप सिंध हुकूमत की ही बात ले लें, हमने कराची में जलसा करना हमारा आईनी हक है, कानूनी हक है। हमने सिंध हाई कोर्ट से ऑर्डर लिया हुआ है कराची में जलसे के लिए। हमें सिंध की हुकूमत जो है जलसा नहीं करने दे रही, लेकिन उसी वेन्यू के ऊपर जब JUI जलसा मांगती है तो उनको जलसा दे दिया जाता है। तो किस चीज से डर है आपको? अगर हमारा, आप कहते हैं ना कि आइन और कानून के अंदर रह के तुम एहतजाज करो, तो हम आइन और कानून के अंदर कह रहे हैं हमें कराची में जलसा करने दो। आज तक हमें सिंध हुकूमत क्यों नहीं इजाजत दे रही जलसा करने की? तो ताली दो हाथ से बजती है। अगर आप इसको गलत कह रहे हैं तो फिर शर्मिला बीबी उसको भी गलत कहें, और कहें CM सिंध को कि यार दो इनको इजाजत, कराची में इनको जलसा करने दो। बाकी जो आप बात करें कि जी दो इनको सबक मिला है क्योंकि 2 मेंबर इनके जो हैं वो फारिग हुए, तो यही मेंबरान आपके भी यही हरकतें करती थी, और उस वक्त हमारे स्पीकर ने कभी उनको सस्पेंड नहीं किया। तो हमारे समय में भाजपा तो फर्स्ट टाइम आया है शायद। नहीं, भाजपा पहले भी आया, सीटियां पहले भी आती रही हैं। अच्छा। हमारे दौर में भी ये करते रहे हैं। जब आरिफ अलवी साहब ने तकरीर की थी तब भी ये सीटियां लेके आए थे, तब भी इन्होंने ये कुछ किया था, वो भूल जाते हैं। लेकिन एक्सट्रीम स्टेप था, हमने उस पर एहतजाज किया, हमने स्पीकर साहब से कहा कि इनको सस्पेंड करना एक्सट्रीम स्टेप है। मैं स्पीकर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने उसको समझते हुए आज उनको रीइंस्टेट किया और एक अच्छा जेस्चर किया। बट मेरे कहने का मकसद ये है कि मैं ये नहीं करना चाह रहा कि माजी में आप लोग करते रहे इसलिए ये किया, उसको जस्टिफाई कर रहा हूं। तब भी गलत था, आज भी गलत है। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, एंड दिस शुड नॉट हैपन। हमें नेशनल असेंबली से पाकिस्तान की आवाम को, जो हमारा वोटर है जिसने हमें रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे भेजा है, उसको ये मैसेज जाना चाहिए कि हम संजीदा लोग हैं और हम आपकी तर्जुमानी करने आए हैं यहाँ पे। उसके अंदर एहतजाज अगर हम करते हैं तो वो भी हमारा आईनी और कानूनी हक है। अब आप मुझे बट विदिन रीजन होना चाहिए, विदिन लिमिट्स होना चाहिए। आपने कहा था स्टैंडिंग कमेटीज, उस हवाले से भी आप लोगों के जहन में है कि स्टैंडिंग कमेटीज जो है वो कौन सी अपोजिशन को मिले? अच्छा सर, तरीका ऐसे होता है, जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है वो ये है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनती है और उसके अंदर एक फॉर्मूले के तहत आपकी रिप्रेजेंटेशन के तहत आपको हिस्सा मिलता है। तो वो फॉर्मूला तश्कील इन्होंने दिया है, और जाहिर है 36 अगर स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा हुकूमत को जाएगा, कुछ अपोजिशन को जाएगा। फिर अपोजिशन और हुकूमत बैठकर आपस में तय करेगी कि कौन सी स्टैंडिंग कमेटी किसको जा रही है। तो इंशाल्लाह उसका अमल जो है स्पीकर साहब ने कल उसका आगाज़ कर दिया है। कल 2 बजे उसकी मीटिंग है, और इंशाल्लाह जब वो फैसला हो जाएगा, हमारे मेंबर्स तो हर कमेटी में होंगे, लेकिन कुछ कमेटीज की चेयरमैनशिप भी हमें मिलेगी। अब ये जो इकोनॉमिक इश्यूज के जो मैंने उठाया, उस पे आप लोगों का क्या नुक्ता नजर है? आप समझते हैं कि तवानाई के शोबे में डिस्कोस की निचकारी होनी चाहिए, SOEs के साथ क्या उसका फैसला होना चाहिए? स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो अरबों रुपए हमारे लग रहे हैं उस पे सालाना, हम ये समझते हैं कि आवाम को रिलीफ तो मिलना चाहिए। जो मईशत के हालात हो गए हैं, जो इन्फ्लेशन के हालात हो गए हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट के हालात हो गए हैं, वो अनप्रेसिडेंटेड है इस मुल्क के अंदर। इकॉनमी जो आपकी स्टैंड स्टिल पे आ गई है, 1.7% की ग्रोथ है आज आपकी इकॉनमी की, -0.5% ग्रोथ आपकी पिछले साल रही है। टारगेट्स आप अपने मीट नहीं कर रहे हैं। आए दिन आप तेल की, बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं, गैस की कीमतें बढ़ा रहे हैं। तो इससे फिर किसान के साथ जो आपने इस्तीफा की है, पंजाब हुकूमत ने जो किसान की कमर तोड़ी है, इस गंदम की सपोर्ट प्राइस इन्होंने अनाउंस की 3900 की, और साथ ही इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम वीट की प्रोक्योरमेंट जो है वो इस साल, पिछले साल 4 मिलियन टन की थी, इस साल 2.2 मिलियन टन करेंगे। उससे नतीजा क्या हुआ है? आज पंजाब में गंदम जो है 2400 से 2700 मन पे बिक रही है।
जो बिजली का यूनिट है, जो डीजल का रेट है, जो यूरिया का रेट है, जो खाद का रेट है, इसके ऊपर अगर 2500 रुपए के ऊपर किसान अपनी गंदम बेचता है, जो उसने खर्चा किया है वो खर्चा भी उसको नहीं कवर होता उसके अंदर। तो आपने पंजाब के किसान की भी कबर तोड़ दी। आपकी मुतबादिल तजवीज़ क्या होना चाहिए? हमारी तजवीज़ तो सिंपली ये है कि जैसे मरियम बीबी 16 रुपए की रोटी तंदूर पर जाके इंश्योर कर रही हैं, जो उन्हीं की हुकूमत ने 3900 रुपीज़ की सपोर्ट प्राइस दी है, अपने डीसीज के थ्रू इंश्योर करें कि हर किसान को कम से कम उसकी मेहनत का मुआवजा तो मिले। मिनिमम उसको 3900 रुपीज़ पे तो पर माउंड गंदम मिलनी चाहिए। बाकी जहां तक बात है निजकारी की, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की, लीकेजेस की, उसके ऊपर इनको पार्लियामान में इसको लाना चाहिए। पार्लियामान में इस पर डिबेट होनी चाहिए कि पाकिस्तान का मसला है, ये मीशत जो है पाकिस्तान की मीशत है, किसी हुकूमत की नहीं है। और अगर मैंने क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहा हूँ फाइनेंस का, मैंने तब भी ये बात की है, इकोनॉमिक पॉलिसी 1 या 2 या 3 साल की नहीं हो सकती। जिस गंभीर सूरत हाल में पाकिस्तान आ गया है, आपको एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म से मुराद है कम से कम 10 साल। तो आप लोग चार्टर ऑफ इकोनॉमी से इतने एलर्जिक है? कोई एलर्जिक नहीं है। अच्छा, अगर आप इसके ऊपर बात करें, हम बात करने को तैयार हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे। क्यों नहीं? हम पाकिस्तान की मीशत, मैं इसलिए तो अर्ज कर रहा हूं कि मीशत को अगर आपने आज फैसला किया ना कि हमने ठीक करना है, तो आपको 10 से 15 साल लगेंगे मीशत ठीक करने में। अब इस मुल्क में 15 साल में 5 हुकूमतें आ जाती है। सो उसके ऊपर सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, क्यों? क्योंकि हम सब जवाबदेह हैं आवाम को। वेरी इंपॉर्टेंट। आज अगर हुकूमत में बैठे हैं, कल ऑपोजिशन में बैठे होंगे, कल अगर ऑपोजिशन में बैठे तो फिर हुकूमत में आ जाएंगे। अगर आप इकोनॉमी के ऊपर संजीदा हैं तो इसके ऊपर आपको पार्लियामान में आना चाहिए, इस पर बात करना चाहिए। जैसे मैंने पहले बात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक क्रेडिबल ऑपोजिशन का रोल अदा करेगी। जहां तनकीद होगी, तनकीद बराए इस्लाह करेंगे। मैं एक और बात भी करता चलूं, आगे अभी बजट आना है। बजट के अंदर आप देखते हैं, मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहा, मैंने 4 बजट भुगताए एज पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। सिर्फ तनकीद होती है, सिर्फ उसके ऊपर जुमले कसे जाते हैं अपोजिशन की तरफ से। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके ऊपर आपको क्रेडिबल तनकीद करेगी, बराए इस्लाह करेगी, और हम अपनी तजावीज भी पेश करेंगे। बजट आज जब आया उस सेशन में हम आपको फिर जरूर अपने प्रोग्राम में भी बुलाएंगे। शर्मिला साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से जो उन्होंने मुख्तलिफ नुकात उठाए, और कराची में जलसा न मिलने की इजाजत जो है उस पर भी गिलामंद है जैन कुरैशी साहब? नहीं जी, देखिए मुझे नहीं पता कि किस वजह से इनको जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, या जो जगह ये मांग रहे हैं शायद उस वजह से नहीं। आई डू नॉट नो। मैं यहाँ इस्लामाबाद में हूँ, तो मुझे बागे जिना जी कायद के मज़ार पे जहाँ हम मज़ार कायद कह रहे कर चुके कौन सी हैं, तारीख मांगी है, कोई रीज़न, और वहीं पे JUI को दे दिया डीसी ने दिया होगा। अगर उन्होंने जगह देने से मना की है या जलसा ना करने से मना की, या तो कोई सेक्शन 144 लगा हुआ होगा, कोई ना कोई तो रीज़न होगा ना, कोई वैलिड रीज़न होगा। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमहूरी जमात है, और इलेक्शन में भी आप देखें कि इनको सिंध के अंदर किसी किस्म की कोई इशू नहीं आए थे। ये जहाँ चाहते थे अपनी कैंपेन करते थे, जहाँ चाहते थे जाते थे, जहाँ चाहते थे इन्होंने जलसा किया, जो भी हुआ। सो देयर मस्ट बी अ वैलिड रीज़न। ओके सर, टुवर्ड्स द एंड ईरानी सदर हमें भी वैलिड रीजन बता दें। वो कह रहे हैं हमें भी वैलिड रीजन बता दें। चले वो आपको कल बता दें कि नेशनल असेंबली के इजलास में ईरानी सदर से जो मुलाकात है उस पर भी वो कह रहे हैं हमें वैलिड रीजन बता दें। चले वो आपको कल बता दें कि नेशनल असेंबली के इजलास में ईरानी सदर से जो मुलाकात है उस पर भी कमेंट चाहूंगा। आप समझते हैं आपको वैलिड रीजन उन्होंने लिख के दिया होगा ना आपको? जी बिल्कुल। कमिश्नर ने या डिप्टी कमिश्नर ने, शर्मिला बीबी, हमें उन्होंने रीजन भी नहीं दिया, हम या कोई जगह डिनाई करी, तो कोई वजह होगी ना। मैं आपकी इतला के लिए अर्ज करूं, हमें उन्होंने रीजन भी कोई नहीं दिया। हमने सिंध हाई कोर्ट से परमिशन भी ली है, वो सिंध हाई कोर्ट की परमिशन भी नहीं मान रहे हैं। ओके सर, ईरान के प्रेसिडेंट से जो मुलाकात, आप समझते हैं कि पाकिस्तान को, मैं यही तो कह रही हूँ ना, अगर कमिश्नर ने आपको मना किया है या डिप्टी कमिश्नर ने किया, आई डोंट नो। मैं तो यहाँ इस्लामाबाद में होती हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा चलिए पॉइंट उनके सामने आ गया। आप इस पे जो है ना ही मैं आपके जलसों को या आपकी एप्लीकेशंस को फॉलो कर रही हूँ। ओके, ईरान के सदर से जो मुलाकात हुई, किस तरह की मुलाकात हुई आप लोगों की? मैं इस सवाल से भी चाहूंगा, आप भी उस ग्रुप में मौजूद थे जो पार्लिमानी ग्रुप की मुलाकात हुई? नहीं, मैं पार्लिमानी ग्रुप की मुलाकात में मैं नहीं था। लेकिन जो ईरानी एम्बेसी ने रात को अशाया दिया था उनके लिए, उसमें मैंने इसको बुलाया था सरीना के अंदर, उसमें मैं था। उसमें उनसे ब्रीफ मुलाकात थी, लेकिन अच्छी मुलाकात थी। और जाहिर सी बात है, जो उन्होंने एक स्टांस लिया है इजराइल के खिलाफ, और उसको पाकिस्तान की आवाम ने भी सराहा है, हमने भी उसको सपोर्ट किया है, और हमने उनको बताया है कि ईरान जो है हमारा इस्लामी बरादर मुल्क है, हमारा इस खित्ते में जो है नेबर भी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्योंकि मौक़िफ़ देने का मुझे मौका मिला, तो मैंने उनको बताया कि इमरान खान साहब ने हमेशा कहा कि पीस के अंदर हम
हर कदम उठाएंगे, लेकिन किसी जंग में हम किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। उनका ये तो हम हमेशा से इसके अंदर हम ईरान के साथ हर लिहाज से चलिए। अच्छा, आपने पीटीआई का मौका दिया और लाइटर और शेरोजल वर्मा साहब से को आपने नई जिम्मेदारी दी। बहुत शुक्रिया ज़ैन कुरैशी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और डॉक्टर शमीला फारूकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें बिलाल कियानी साहब ने ज्वाइन किया। एक छोटा सा वक्फा सकते हैं, उसके बाद आएंगे तो ईरान के सदर के दौरे लाहौर और कराची और ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से हम एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे होंगे फॉर्मर इन्वेस्टर जमील अहमद खान साहब से। एक छोटे वक्फे के बाद दोबारा लौट के आएंगे, हमारे साथ रहिए। दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, इसी तरह मुआशी बहाली के एक नेशनल एक्शन प्लान की जरूरत है। तर्ज तकल्लुम, तर्ज तखातुब आ गया है, फैल गया है, शिद्दत हिद्दतें आ गई हैं, उसको तो मिनिमाइज और नॉर्मलाइज तो करना है। तमीज़ और अखलाक के दायरे में होना चाहिए सबको। आप अपना इज़हार तमीज़ और अखलाक के साथ भी बता सकते हैं। यूथ सबसे अहमियत, इसके लिए क्या चीज़ें हैं जो असम्बली में जाकर कह सकते? हमें ठोस इकदाम उठाने चाहिए कि यूथ को हम इंगेज करें, ख्वाह वो स्पोर्ट्स की तवस्सुत से हो, स्कॉलरशिप की तवस्सुत से हो या स्किल डेवलपमेंट की तवस्सुत से हो। सबसे पहले पाकिस्तान की बात हो, असेंबली के अंदर पार्टियों की बात में हो। इलेक्शंस का होना और पार्लियामान का बनना, ये मेरे ख्याल से ये पहली जीत है। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया जमील अहमद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम सचते में वक्त देने का। फॉर्मर एम्बेसडर हैं, प्रोलिफिक स्पीकर हैं सर। ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी साहब दौरे पाकिस्तान के सिलसिले में आज आपके शहर और हमारे शहर कायद कराची में मौजूद हैं। कल इस्लामाबाद में थे। 10 अरब डॉलर दो तरफा तजारत का हदफ रखा गया है। सिक्योरिटी तावन, बेहतर बॉर्डर मैनेजमेंट, अहम मुलाकातें हुई हैं। सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ, क्या कहेंगे, बिजनेस लीडर्स, कराची में भी मुलाकात उनकी आज हुई है। ओवरऑल इस दौरे के हवाले से आपकी क्या राय है और क्या पोटेंशियल है पाक ईरान रिलेशनशिप में माजी, हाल और मुस्तकबिल को सामने रखते हुए? जी हाँ, माजी, हाल, मुस्तकबिल को अगर सामने रखें तो ये बादल हमेशा इसी तरह न छाए रहेंगे। ये घटाएं ईरान पर जो छाई हुई हैं वो इसी तरह नहीं रहेंगी। लिहाजा ये जो दौरा है सदर ईरान का डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी साहब का, ये एक न सिर्फ कलीदी है बल्कि इसकी अहमियत हमारे दरीना रिश्तों से बंधी हुई है। ईरान पाकिस्तान का अगर देखा जाए मजहबी लिहाज से, तहजीब व तमद्दुन के लिहाज से, इवन जो हमारी कोऑपरेशन रही है पास्ट में, जिस उरूज पर गई थी, अगर उसको देखा जाए माजी को, तो हम ये कह सकते हैं कि जो तखमीना लगाया है 10 बिलियन का, ये कम है। इनफैक्ट इससे ज्यादा पोटेंशियल्स हैं और बहुत ज्यादा पोटेंशियल्स हैं। ईरान इस वक्त भी पिछले कई दहाइयों से ईरान सैंक्शन ज़दा है, यानी यूएस ने, अमेरिका ने उस पर सैंक्शन लगाया हुआ है और सैंक्शन भी मुकम्मल सैंक्शन लगाया हुआ है, जो कि वो अपने जो उनका एक्ट है, खास तौर पर जो इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, उसके तहत उन्होंने लगाया हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि जो भी तिजारत करेगा ईरान से वो भी उसके जद में आ सकता है। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान गैस पाइपलाइन खोल के गैस देना शुरू कर दे तो जब तक उसकी वेवर नहीं मिलेगी वो उस वक्त तक सैंक्शन लगा सकता है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती। आपने पूछा कि इसका पोटेंशियल क्या है जी। पोटेंशियल इसका स्काई इज द लिमिट, पोटेंशियल बहुत है। और जैसा कि मैंने कहा कि हालात एक जैसे रहते हैं, ये हमें पता है, ये पूरी दुनिया को पता है। ये ईरान में बसीरत आमेज लोग रहते हैं और वहां की लीडरशिप, उनको भी इल्म है कि इस वक्त क्या सेंसिटिविटी है
जियो पॉलिटिकल एरिना में और खासतौर पर सैंक्शन के हवाले से। यह तकरीबन 6 के करीब ऐसे कानून हैं अमेरिका के कि वो वक्तन फवक्तन कुछ मुल्कों पर लगाता रहता तो इस पे कतरकला भी माजरत फिर सर नुक्ता और सवाल यह है कि जब हम 10 अरब डॉलर की दोतरफा तिजारत के हदफ मुकर्रर कर रहे हैं तो उसमें तो फिर हमें बड़ी सफारतकारी करना पड़ेगी, अमेरिका को कायल करना पड़ेगा कि जो सैंक्शंस है जैसे आपने कहा, क्योंकि पोटेंशियल तो स्काई इज द लिमिट, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन फिर उसके लिए हमें बड़ी एक डेफ्ट किस्म की डिप्लोमेसी की जरूरत होगी और उन्हें बताना होगा कि भाई अगर ईरान के साथ दीगर ममालिक भारत तिजारत कर सकता है, जापान तिजारत कर सकता है, हद तक कि तेल भी ले सकते हैं, तो पाकिस्तान क्यों कर नहीं कर सकता? उसके लिए फिर हमें एक डिफरेंट अप्रोच की जरूरत है। जी हाँ, नहीं यकीनन अप्रोच की जरूरत है, लेकिन बायलैटरल रिलेशन में किसी मुल्क को आप ये नहीं कह सकते कि आप ईरान के साथ आपके ये रिलेशन हैं तो हमारे लिए भी रखें आप, या इंडिया के साथ है तो हमारे लिए भी रखें। हर मुल्क अपनी अपने पिच पर काम करता है डिप्लोमेसी का, और उस लिहाज से हर मुल्क उतना ही कवी और स्ट्रांग होता है जितना कि वो अंदरूनी तौर पर हो। और दूसरी चीज ये है कि जियो पोलिटिकल तनाजुर में उस मुल्क की उस वक्त क्या अहमियत है। मिसाल के तौर पर जब हम सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ रहे थे तो हमारी अहमियत बहुत ज्यादा थी, दीगर खासतौर पर इंडिया के हवाले से भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब जियो पोलिटिकल तनाजुर में जहां चाइना कंटेनमेंट की बात आती है वहां इंडिया की अहमियत ज्यादा बड़ी हो जाती है, उसको चौधरी बना के खड़ा किया जाता है। तो उस तनाजुर में अगर देखें आप, ये 10 बिलियन की बात इस वक्त हो रही है, तो ये मैंने जैसे बताया कि ये घटाएं हमेशा नहीं इस तरह रहेंगी, ये घटाएं घट जाएंगी और उसमें हो जाएगा, लेकिन डिप्लोमेसी की जरूरत तो है, बड़ी एग्रेसिव डिप्लोमेसी की जरूरत है। हिलरी क्लिंटन ने खुद फॉरेन अफेयर्स कमेटी के सामने जब वो वजीर थी, जब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, तो उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान को हमने इस्तेमाल किया और बेयारो मददगार छोड़ के चले आए, तो हमें अपनी जाहिर है 360 डिग्री के जाविये पर रहते हुए, बिल्कुल चौकन्ना रहते हुए हमें करना पड़ेगा। कुछ इंडिया दिया भी था अमेरिका ने फेवर देने का, अगर हम अपने इस मामले में थोड़ी सी और अपने कार्ड सही खेलें तो वेवर मिल सकता है। ओके सर, एक और नुकता सर, आपने कहा वेवर मिल सकता है। आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई है ईरानी सदर की और इस हवाले से बेहतर बॉर्डर मैनेजमेंट की भी बात हुई। इस मौके पे ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक ईरान सरहद को अमन और दोस्ती का बॉर्डर करार दिया है। कैसे इन मामलात को भी बेहतर किया जा सकता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की भी बात हो रही है, सिक्योरिटी तावन में इजाफे की भी बात हो रही है। जी देखें, जब तक के अमन और दोस्ती के बॉर्डर ना हो उस वक्त तक तिजारत पनप नहीं सकती, फल फूल नहीं सकती। तो ये तो एक हमारी वैसे ऑब्लिगेशन भी है, और वो ऑब्लिगेशन हमारी SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से भी है, जिसमें काउंटर टेररिज्म एक अंसर है और जिसका कि ईरान और पाकिस्तान दोनों शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मीटिंग हुई है उसकी अहमियत खुद ब खुद उभर के सामने आ जाती है कि जब तक बॉर्डर में दोस्ती और अमन का न हो गहवारा, उस वक्त तक बाकी चीजें, ये $10 बिलियन या बाकी एक्सचेंजेस, बाकी रवाबत, बाकी ट्रेड, वो उसके मायने वो नहीं रहते, वो मायने खो देता है। तो लिहाजा एक हमारी ऑब्लिगेशन, दूसरी हमारी जरूरत, तीसरी हमारी तिजारत और चौथी हमारे अहदाफ जो हम ईरान के साथ कर रहे हैं, उन तमाम के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात सदरे ईरान से वो यकीनन एक बहुत अहमियत की हामिल है। और ये भी याद रहे आपको कि ईरान इस वक्त भी उस हालात में भी जियोपॉलिटिकल हवाले से और सेंक्शन के हवाले से वर्ल्ड माशी इंडेक्स में ईरान का नंबर 46 है और पाकिस्तान इस वक्त भी 85 पर आता है, यानी कि बहुत नीचे आता है। तो ईरान की इकोनॉमी अब भी, क्योंकि उसके पास जो एनर्जी की रिसोर्सेज है उस हवाले से ईरान की इकोनॉमी काफी अब भी बेहतर है। और हम अगर सिर्फ यही कर लें कि जो हमारी इस वक्त स्मगलिंग हो रही है उसको रेगुलेट कर लें, अगर रेगुलेट कर लें तो 5 बिलियन का हदफ को आपको 2 से 5 तो आप ऐसे ही पहुंच जाएंगे, तो बाकी रह जाएंगे 5 बिलियन। तो इतनी बड़ी बात नहीं है। पोटेंशियल अगर देखा जाए और खास तौर पर महंगी देखी जाए ईरान की, चाइना की, हमारी चाइना की, और जो उसकी एक्सेस है बाकी कंट्रीज में थ्रू स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और
उन तमाम को अगर मद्देनजर रखें तो ईरान से हमारी तजारत काफी उरूज पर पहुंच सकते हैं, और उसको पहुंचाने के लिए ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जो बड़ी हाई पावर डेलीगेशन में लिए जा रही हैं, इन स्टेप्स को अमली जामा पहनाने के लिए एक मैकेनिज्म ऑलरेडी मौजूद है ईरान पाकिस्तान के दौरान में माबैन, उसको कहते हैं जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमेटीज। जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमेटी में वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो एक आध वज़रा होते हैं जो कि इन तमाम गुफ्तगू को, जो आपने देखा कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, या जो ट्रेड की बात की गई 10 बिलियन की, या जो फिल्म एक्सचेंज की बात की गई, लीगल कोऑपरेशन की बात की गई, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की बात की गई कि चेंज होगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की बात की गई कि अफराती इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए। जी, तो उसके लिए जरूरी ये है कि हम इन तमाम मामलात को आगे बढ़ावा देने के लिए जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमेटी, जो कि एक ऑलरेडी मैकेनिज्म मौजूद है, वो इम्प्लीमेंटेशन कराती है। और जब वो तदरीज उनकी मीटिंग होती रहेगी हर साल ब साल 6 महीने के बाद, यह खास तौर पर इस हवाले से, तो इम्प्लीमेंटेशन होना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने अपने तजर्बे में मैं जानता हूँ कि जहां जहां मैंने जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमेटी की मीटिंग करवाई, वहां हमने वो तमाम बड़े फैसले जो हुक्मरानों के दरमियान होते थे उसको इम्प्लीमेंट करवाया, चाहे वो यूएई की मिसाल हो, या लीबिया की मिसाल हो, या माल्टा की मिसाल हो। जहां जहां मैं रहा हूं वहां उसको बहुत आसानी से हमने कराया। तो अब सिर्फ हमारे आड़े एक ही बात आती है, और वो बात आती है कि यूनाइटेड नेशंस के जो 6 कानून हैं, जिसके तहत उसने फुल सैंक्शन में रखा है ईरान को, नॉर्थ कोरिया को, वेनेजुएला को। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इनसे तजारत करेगा, हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा सर, इसमें एक नुकता ये है कि मैं आपसे, चूंकि आप तो ज़रबत है, आपकी तो बहुत एक्सपीरियंस है, एक राय ये भी आई थी कल हमारे शो में डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा ने, कि हमें एंटी वेस्ट के बजाय नॉन वेस्ट अलाइनमेंट की तरफ भी बढ़ना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि हालिया सालों में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान भी एक रेप्रोचमा है, और पाकिस्तान लास्ट वीक जो है सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की सरबराही में आला सतही ग्रुप आया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की भी मुतवक्को रवानगी है सऊदी अरब वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के हवाले से। ईरानी प्रेसिडेंट पाकिस्तान में मौजूद हैं। आप समझते हैं कि इससे हम ज़रा अपनी फॉरेन पॉलिसी की शिफ्ट से बहुत सा फ़ायदा उठा सकते हैं? जी हाँ, फॉरेन पॉलिसी तो देखिए हम इवॉल्व करते रहते हैं ना। जो भी इस वक्त मारूजाती हालात हैं जो पैदा हुए हैं हाल ही में, उस लिहाज से अच्छी इवोल्यूशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी की जा रही है। और उसमें 28 अप्रैल को जो प्लान विजिट है प्राइम मिनिस्टर का, वो यकीनन ये जो डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट होता है ना, उसे को बरकरार रखना बड़ा जरूरी होता है। क्योंकि आपको पता है कि कुछ चीजें सऊदी अरब के दिल के बहुत करीब हैं, उसके साथ छेड़छाड़ न की जाए। जैसे कि OIC का मामलात हैं, उससे वो नहीं चाहेगा कि कोई छेड़छाड़ करे। इसी तरीके से और ऐसे मामलात जिसमें कि कोई दूसरा मुल्क, चाइना या सऊदी अरब या अमेरिका, ये न समझे कि वो उसके कॉस्ट पर की जा रही है, यानी उसके रिस्क पर की जा रही है। तो वो वहां पाकिस्तान पहले भी करता रहा है। सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के जो हमारे सफारतकार हैं और जो लीडर्स हैं, उनको यही चीजें देखनी होंगी, क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा दुनिया या अक़वाम में और मल्टी लैटरल डिप्लोमेसी में इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आती जा रही है कि हमें 360 डिग्री के जाविये से चीजों को डेली बेसिस पर परखना पड़ेगा। यही कर रहे हैं बाकी ममालिक भी, ताकि हम जो फैसले करें वो फैसले हमारे वो जामे फैसले हों और हमारे मुफाद में हो। चाहे वो ईरान हो, सऊदी अरब हो, चाइना हो, अमेरिका हो, हमारे फैसले म्यूचुअल इंटरेस्ट के बेसिस पर, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बेसिस पर होने चाहिए। और उसके लिए हमें वो ग्राउंड पैदा करने पड़ते हैं, वो हालात पैदा करने पड़ते हैं जो कि हम माजी में भी करते आए हैं। जमील साहब, ये भी बताएगा, आपने सही कहा कि हमें उस पर देखना होगा। सर, ये जो मुफाहमत की यादाश्तों पे दस्तखत होते हैं 8 के करीब हुए हैं, इसका फॉलोअप, चूंकि आप इन्वेस्टर भी रहे हैं, फॉलोअप भी करना होता है। कैसे मुफाहमत की यादाश्त को मुआहदे में तब्दील किया जाना चाहिए, उसके लिए भी तो बड़े, मेरे ख्याल में एक विल की तो हमने देखा, टॉप लेवल से विल तो आ गई है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, इरानियन प्रेसिडेंट मौजूद थे। अब फिर फॉरेन ऑफिस और ब्यूरोक्रेसी को उसको पाया तकमील तक पहुंचाना होता है।
क्योंकि हमें याद है 2019 में भी देखिए, 20 अरब डॉलर की मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हो गए थे सऊदी अरब और उस वक्त की हुकूमत के दरमियान, लेकिन फिर वो पाया तकमील तक ना पहुंच सके। नहीं, इस पे दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में देखा गया है कि एमओयू जो साइन होते हैं उसमें बहुत कम एमओयूज पर अमल दरामद होता है। पाकिस्तान के भी बड़ी मुश्किल से 10% के करीब एमओयू ट्रांसलेट करते हैं एग्रीमेंट में। तो हमारे ये जो एमओयू खासतौर पे ईरान से साइन हुए हैं, ईरान इस वक्त जिस दलदल में सैंक्शन के है काफी अरसे से, कई दहाइयों से, तो ईरान तो चाहेगा कि वो मटेरियलाइज हो जाए और पाकिस्तान भी चाहेगा, लेकिन उसकी अगर सेंसिटिविटी को अपने जहन में रखा जाए, हसासियत को जहन में रखा जाए, जो दुनिया जिस हिसाब से देख रही है, तो हम इसको कर सकते हैं। और आपने कहा अमली जामा पहनाया जा सकता है एमओयू को वी कैन ऑलवेज ट्रांसलेट इट इनटू एन एग्रीमेंट। और मैंने आपको चंद लम्हे पहले बताया कि ज्वाइंट मिनिस्टीरियल कमेटी एक मैकेनिज्म है, वही मैकेनिज्म इसको राहें उसकी हमवार करता है ताकि इस पर अमल दरामद किया जा सके। थैंक यू वेरी मच सर। जमील साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त खत्म हुआ जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एलोकेंट स्टांस ऑन डिफरेंट पॉइंट्स। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी, चाहे वो खारजी अमूर हो, मुआशी अमूर हो, सियासी अमूर हो, पाकिस्तान को एक चैलेंजिंग सूरत का सामना है। उसके लिए हमें एक बेहतर लाएअमल, हिकमत अमली और इत्तेफाक राय कंसेंसस से आगे बढ़ना होगा। यही आज की नशिस्त का टेक अवे है। प्रोग्राम सच तो देखने का शुक्रिया। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।